ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला चिकित्सालय में स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण करते हुए जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रैन बसेरा परिसर में साफ सफाई का ध्यान दे, परिसर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कलेक्टर ने कहा कि रैन बसेरा में मरीजों के परिजनों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही रैन बसेरा का नियमित रूप से फॉलोअप करने के साथ साथ पर्याप्त प्रकाश और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की उपस्थिति में शनिवार को मां नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट में संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती संपन्न हुई। पंचचौकी महाआरती का आयोजन अमृता चौक, रेवा चौक, नर्मदा चौक, शांकरी चौक और मेकलसुता चौक में संपन्न हुआ। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा सहित अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, श्रद्धालु, पत्रकार और नागरिकगण माहिष्मती घाट में आयोजित पंचचौकी महाआरती में शामिल हुए। आरती समापन पर प्रसाद वितरण हुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा PM श्री केंद्रीय विद्यालय मंडला में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित और झंडा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रिंसिपल द्वारा कलेक्टर को स्कूल खेल बेच लगाया गया। अपने संबोधन में कलेक्टर ने कहा कि खेलकूद के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है, जब हम पढ़ाई की चिंताओं को भूलकर खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेते हैं। हमें खेल भावनाओं के साथ खेलते हुए खेल गतिविधियों को बढ़ाना है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का लेपल पिन लगाकर समस्त सेना झंडा दिवस के टोकन ध्वजों का वितरण करने का कार्य आरंभ किया गया। प्रति वर्षानुसार 7 दिसंबर को पूरे देश में भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए शस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर का दिन सेनाओं के सर्वोच्च बलिदान और साहस के लिए स्मरण करते हैं। झंडा दिवस के पावन अवसर पर सशस्त्र सेना ध्वजों की बिक्री से एकत्रित राशि से देश सेवा एवं रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु उपयोग में लाई जाती है। झंडा दिवस पर हमारे शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सशस्त्र सेना ध्वज लेकर अपने सीने में लगाना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत नगरपालिका परिषद मंडला की IEC टीम द्वारा व्यावसायिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग प्रदाय करने हेतु जागरूक किया जा रहा है एवं गीले कचरे से अपने ही घर में मटका विधि से खाद बनाने के लिए अभियान चलाया गया। नागरिकों को कैसे कचरे से खाद बनाने की जानकारी दी गई और समझाइश देते हुए बताया गया कि घरों से निकलने वाले गीले कचरे से मटका विधि से खाद बनाई जा सकती है। साथ ही कचरे को मुख्य मार्ग, चौराहा एवं अपने अपने घरों के आसपास में न फेंकने की समझाइश दी गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जारी दी कि नगरीय क्षेत्रांतर्गत विद्यालयों में IEC टीम द्वारा स्वच्छता पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उमा उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 2 के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा बढ़-चढ़कर भाग लिया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर एवं नगर को साफ व स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। शासकीय ITI रसैयादौना ग्राम आमानाला जिला मंडला में आपातकालीन हेल्पलाइन एवं साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन दिनों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में लगातार जिले में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने शनिवार को जिला योजना भवन परिसर में निहक्षय जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निहक्षय जागरूकता रथ मंडला जिले में TB जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता का प्रचार करेगी। निहक्षय जागरूकता रथ के माध्यम से गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों को TB के लक्षण, इलाज और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मां नर्मदा नदी के जल को स्वच्छ व निर्मल रूप से प्रवाहित करने और तटों को साफ सुथरा रखने के लिए नमामि नर्मदे सेवा अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को सभी अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्थाएं,
जनप्रतिनिधि, पत्रकार और नागरिकगण नर्मदा नदी के घाटों से कूड़ा करकट हटाकर साफ सफाई व श्रमदान करते हुए लोगों को स्वच्छता की समझाइश देते हैं। कोई भी नागरिक या श्रद्धालु नर्मदा नदी में दूषित सामग्री या पूजन सामग्री को प्रवाहित न करें। नर्मदा नदी के तटों में कूड़ा करकट न डालें। नर्मदा नदी में गंदे कपड़े न धुलें और अनुपयोगी सामग्री न डालें। नर्मदा नदी के तटों को हमेशा साफ व स्वच्छ रखें। इस अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि कचरे को इधर उधर न फेंककर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें, जिससे नर्मदा नदी के तट साफ सुथरे रहें। इस अवसर पर बैद्य घाट में झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर कचरा एकत्रित किया गया और घाट में सीढ़ियों पर जमा मलबा को अलग कर एवं कचरे को संग्रहण कर ट्रैक्टर में भरकर ले जाया गया। बैद्य घाट में पॉलीथीन, प्लास्टिक सामग्री और अन्य कचरों को हटाने की कार्यवाही की गई। नैनपुर से ग्राम सालीवाड़ा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह घूमने निकले लोगों द्वारा नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी। देखा तो कपड़े से लिपटी नवजात को कोई छोड़कर चला गया है। तुरंत ही पुलिस को खबर की गई। बच्ची को सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची स्वस्थ है। पुलिस द्वारा सघनता से जांच शुरू की गई है कि बच्ची के माता पिता कौन है, किसकी यह हरकत है। जांच जारी है। वरना नेबुलाइज करवाएंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। जी ना शक नहीं कर रही है अच्छे से। अब शक नहीं कर रही। आई थी तब ना फीड ले ली थी, जैसे डिटेन पिलाई। ये एक्चुअली लगभग सुबह 9 बजे की घटना है। तो पुलिस वाले अपने मतलब उनको कॉल आया होगा कि किसी मॉर्निंग वॉक वाले ने कॉल किया होगा कि यहाँ पे एक बच्चा पड़ा हुआ है करके। तो पुलिस वालों ने करीब लगभग 5 बजे सुबह बच्चे को यहाँ पर लेके आए। तो बच्चे की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी उस समय। उसकी जो उंगलियां पैरों की, तो उसको किसी एनिमल ने मतलब बाइट कर दिया है, तो लाइक ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चे का आरआर भी थोड़ा गड़बड़ था। पर बच्चे को जैसे ही अस्पताल लेके आया गया, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, एंटीबायोटिक लगाई गई। तो अभी बच्चा फिलहाल में स्वस्थ है और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हम उसकी अच्छी भविष्य की प्रार्थना करते हैं। जिले के विकासखंड मवई में वन अधिकार अधिनियम 1996 और पेसा अधिनियम 1996 के प्रचार प्रसार हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पेसा विस्तार हेतु मास्टर ट्रेनर द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सभा में जनपद अध्यक्ष मवई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मवई के द्वारा ग्राम पंचायत परसेल के 6 हितग्राहियों को पेसा एक्ट वन अधिकार के तहत पट्टा वितरण किए गए हैं। 2005 से पहले ऐसा नहीं कि आज जंगल काट के आप खेत बना लिए और आज ही आप दावे कर रहे हो। क्योंकि इसमें 3-4 उससे ज़्यादा है अपना। जैसे एक हमारा अनुभाग अधिकारी SDM के द्वारा एक समिति बनाई गई वन अधिकार दावों के लिए, सब डिविजन से वो है। फिर इसके बाद जिला लेवल पे इसकी जांच होती है। हम लोग जांच करके देते हैं कि और वहाँ का ऐसा कोई सज्जन हो जो कम से कम 75 साल पूर्व की बात वो बता सके, कथन अपना भी कथन दे सके कि हाँ ये 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और इनका जमीन है, इनका घर है या ये उपयोग करते हैं। कोई न कोई कथन करेगा, गांव को बताएगा कि यहाँ से लोग रह रहे हैं। 75 साल का आपके पास है वन विभाग का कोई पावती हो, कोई रसीद हो, ऐसा भी आप दस्तावेज दे सकते। जो दावा करेगा उसी को सिद्ध करना है कि मैं यहाँ। 5 फरवरी 2023 को सान्याल स्कूल आनंद कॉलोनी चुना भट्ट के पास से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने वाले लुटेरे अनीश उर्फ सिलेंडर पिता शिव बालक उर्फ गुलजारीलाल उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर बस्ती ग्राम साजगढ़ जिला मिर्जापुर उप्र। 2 साहिल उर्फ अन्नू कुमार पिता अवधेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी नयाटोला थाना कोढ़ा जिला करिहार बिहार। 3
सन्नी उर्फ अमन कुमार पिता जगमोहन यादव उम्र 22 वर्ष जोराबगंज थाना कोड़ा जिला करिहार विहार को धारा 392/34 भादवी में 5 से 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ग्राम अंजनिया नेशनल हाईवे 30 महिष्मती ढाबा के पास मांद अहमदपुर चौराहे में वाहनों की चेकिंग व मोटर व्हीकल एक्ट की चालानी कार्यवाही की के दौरान ग्राम अहमदपुर वंजी में एक व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ गांजा लेकर जाता मिला। वैधानिक कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 0.1 किलो 473 ग्राम गांजा कीमती 15,000 रुपये जब्त किया गया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम खेमराज भांवरे पिता राजकुमार भांवरे उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम करियागांव चौकी अंजनिया थाना बम्हनी का होना बताया। अपराध क्रमांक 564-2024 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बीजाडांडी द्वारा 11 वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 68/13 धारा 138 NIA एवं 08 वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 438/16 एवं अपराध क्रमांक 76/2016 धारा 279, 337, 304 भादवी के मामले के स्थायी गिरफ्तारी वारंटी आरोपी पवन कुमार साहू पिता राजकुमार साहू उम्र 30 वर्ष निवासी गौराव तालाब इंदिरा बस्ती सैनिक सोसाइटी थाना गढ़ा जिला जबलपुर की तलाश पता साजी दौरान स्थायी गिरफ्तारी। वारंटी को गढ़ा जिला जबलपुर में समक्ष गवाहों के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। चिह्नित मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय जिला मंडला द्वारा आरोपी मुकेश दास उर्फ छोटे गायकवाल पिता मुन्ने दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इंदिरा कॉलोनी सिझौरा जिला मंडला को धारा 5(m)(6) एवं 5(I)(6) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूं। आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं ड्रग एनफोर्समेंट से हूं। आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। आपका बेटा ड्रग डीलर है। बस ये डर गए। इनको मैंने कर लिया डिजिटल अरेस्ट। अब इनसे मोटा पैसा लूंगा। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप। आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग और कभी सेक्स रैकेट की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। जिले में टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःक्षय जागरूकता रथ अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, इलाज और इससे बचाव के उपायों की जानकारी देगा। साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को टीबी के उपचार के लिए निःशुल्क सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। रथ के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी है जो लोगों से संवाद कर उन्हें टीबी की गंभीरता के बारे में बताएगी। योजना भवन में कलेक्टर व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रथ को हरी झंडी दिखाई। वही टीबी जागरूकता हेतु मैजिक शो व रंगोली सजाई गई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आज से 100 दिवसीय निक्षय शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी तारतम्य में मंडला जिले में भी कार्यक्रम हुआ और जिला प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर निक्षय जागरूकता रथ का परिचालन किया। उन्हें हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया सभी विकास खंडों के लिए। और अगले 100 दिवस में जितने भी हमारे वनरेबल पॉपुलेशन है उनका 100% चिन्हांकन होगा। साथ ही पूरे जिले की पॉपुलेशन की जो तुलनात्मक आधार है लगभग 29,000 से अधिक मरीजों की हम जाँच करेंगे स्पुटम की और ये देखेंगे कि टेस्ट में सिम्टम निकलते हैं और जितने भी रोगी टीबी से निकलते हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी 1 वर्ष में अपने जिले को निक्षय जिले के रूप में घोषित कराने का प्रयास करें।
इसी तारतम्य में प्रशासन द्वारा भी निश्चय नारायणगंज की परियोजना चलाई जा रही है और आप सभी के माध्यम से मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको टीवी, खांसी, लगातार खांसी से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है तो उनको अपने जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में है उनमें इलाज के लिए और जांच के लिए ले जाएं। धन्यवाद। 2, 3 सर, मेरा नाम जादूगर शकील भाई है, सर मैं नागपुर देता हूँ। सर ये व्हाइट पेपर का मैंने सर 2 पीस किया और सर ये पेपर को इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। रेडी 1, लेकिन सर अभी कागज रह गया। रेडी 1, 2, 3 गिली गिली छू भाग जाओ। देखिए सर जादू से बन जाता साहब, तो मैं नागपुर से मंगा लिया। सर मैंने जेब में हाथ डाला और साहब नोट जेब से निकाला, आपके समझ में नहीं आया। ये मेरी कला है। देखो नोट असली है कि नकली है? नकली तो नहीं है ना? जल्दी रखो भाइयों और बहनों, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी क्षय रोग टीबी हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खटास या बलगम के साथ खून आना, दिनों दिन वजन कम होना, रोज शाम को बुखार आना, ये क्षय रोग टीबी हो सकती है। और टीबी रोग की दवाइयाँ बहुत महंगी है। टीबी रोग की दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में और फ्री में मिलती है। अंदर हाथ डालो, बताओ क्या है सर जी? भाइयों और बहनों, गिली गिली छू, आप लोग मेरी कलाओं को भूल जाना। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होने पर स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपनी बलगम की जांच कराएं और टीबी रोग होने पर उसका पूरा इलाज करवाएं। क्षय रोग की दवाइयाँ मुफ्त में और फ्री में मिलती है। लंबा हाथ करो। सब ये बॉल यहाँ से गायब होगा और अध्यक्ष साहब के पास जाएगा। अध्यक्ष साहब अब ये बॉल आपके पास आएंगे, देखिए। राइट, 1, 2 और 3 जाओ। गायब हुआ। अच्छा, ऐसे पकड़ो, साहब को भी दिखना चाहिए। सर जी आप सोचेंगे जादूगर बॉल गिरता है कि नहीं गिरता है। 1, 2, 3 छोड़ो हाथ छोड़ो। 3 कहने पे बॉल कहाँ गिर जाता है? अब दोबारा गिरेगा, जल्दी उठाना। अध्यक्ष साहब पास जाने मत देना, ठीक है? ये देखिए सर, राइट, पकड़ो। अब बॉल गिरेगा तो जल्दी उठाना। बोलो 1, 2, 3 छोड़ो हाथ, जल्दी उठाओ, साहब को दिखाओ। जल्दी बॉल दिखाओ, साहब को उठा। सर मैंने थोड़ा मैजिक किया। अध्यक्ष साहब एक मुट्ठी बंद करो आपका। सर ये खाली पैकेट है साहब, इसमें कोई चीज नहीं है। जल्दी हाथ डाल के निकालो और साहब को दिखाओ क्या चीज है। खाली है। सर इस पैकेट को राउंड किया। सर ये भी हाथ खाली है और साहब ये भी हाथ खाली है। अध्यक्ष साहब आपको मुट्ठी वहां से फेंकी है। धन्यवाद सर। साहब को निकाल के दिखाओ। आ गया। अब साहब एक लास्ट आइटम दिखाता हूँ। सर ये देखिए, ऐसे हाथ बनाओ। फांसी किसको दूं? फांसी किसको दूं? जादूगर को दो। अच्छा सर जी ये 1 नोट और ये 2 नोट पकड़ो। थोड़ा मुन्ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं तरीका दिखा, ढीला करो। मैं तरीका दिखा रहा वैसे खींचना, नहीं तो मजाक में मेरे उद्घाटन हो जाएगा। सर जी थोड़ा करता हूँ। सर एक कला का प्रदर्शन में स्कूल कॉलेज का नाम गणपति दुर्गा में दिखाता हूँ और सब मैं प्रचार प्रसार भी करता हूँ। सब सिंह साहब ने बुलाया मुझे नागपुर से, कुछ कार्यक्रम देंगे साहब को मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी करूँगा। 1 खींचो, 2 और 3। आप लोग सोचेंगे जादूगर आपका रस्सी कट गया। नहीं सर रस्सी कट जाएगा तो साहब आइटम कर साहब गले में इस तरीके से अगर बैठ गया तो जान भी नहीं कर सकता है। थोड़ा टेस्ट करके देख रही सर जी। सर एक फोटो देना आपके साथ। सब बने एसपी साहब को रजी शो दिखाया और साहब बालाघाट का नाम करे। साहब एक पता देना आपका। साहब एक फोटो तैयार। संतोष जी एक आगे चलो, इधर चलो। बढ़िया फोटो। सर पत्तों को बंद करके फूक मार दिया।
1 2 3 जाओ। जियो साहब, आपने जो 4 कास्ट में कलर देखा था, मैंने सब उसको गायब, लेकिन सब पीछे दे। अध्यक्ष साहब, एक इवन को फिर यहाँ लगा दिया और सर व्हाइट पाल को बाहर किया, पत्तों को सर बंद करके फूक मार दिया। 1 2 3 जल्दी वापस आओ। सीओ साहब, जो 4 पत्ते में आपने कलर देखा साहब फिर तैयार हो गया, पर मैं ओपन कर रहा हूँ, आप उन बच्चों लोग को दिखाएं। सर इसमें 1 पत्ता ओरिजिनल है और 3 डुप्लीकेट है। 3 पत्ते को सर ब्लेड से आधा आधा छील दे और सर ऐसे जोड़ देना। अब साहब लोग क्या समझते हैं कि चारों में कलर, 1 पत्ता सर पूरा व्हाइट कर देना। सर व्हाइट पाल को लगा दो, रंगीन को बाहर कर दो, पत्ते को बंद कर दो। सर घुमाने का मतलब पत्ता पलटी हो गया। अपनी तरफ मुंडी करके सर पहले जोड़ना और उसके बाद दिखाना। अध्यक्ष साहब, हड़बड़ी में थोड़ा जम से मत एक साहब लास्ट का जादू दिखा रहा। सर जबलपुर में आनंद जादूगर रहते हैं, एक आदमी का 2 टुकड़ा अलग काट देते हैं। सब मैं गरीब कलाकार हूँ, सब रस्सी काट के दिखाते हैं। सर इस रस्सी को मैं 20 सेंटर से काट देता हूँ। ये चाकू दीजिए आपके हाथ में और सांप के सामने काटूँ, ऊपर से काटिए, चाकू पलटा। कितने टुकड़ा हो गया जी? बोलो 1 2 3 1 2 3। एक बात बंगाल का बोलो, हेकड़ो मेकड़ो खेकड़ो लैया टिकड़ो। आपको नहीं जाते सर जी। इसका चारों जेल एक जगह जमा किया। सर आप सब लोग तो देखते हुए 3 फूक मार देता हूँ। रेडी, कम ऑन, 1 2 3। सर किसी के दिल में संख्या ना पहुंचे कि जादूगर आप ऐसा रस्सी दूसरा अपने जेब में हाथ डालोगे और आप सफाई से निकालोगे। सब मैं सफाई से निकालूंगा नहीं, रस्सी मेरे हाथ में। हमेशा सब मैंने कैसे किया इसको भी ओपन कर रहा हूँ। सर इस रस्सी को मैंने 20 सेंटर से पकड़ लिया। रस्सी सर यहाँ से कट गया तो झूलेगा नहीं। मैंने कहा चाकू उठाओ, उस समय साहब मैंने इसको इधर पलटा दिया और यहाँ पकड़ लिया। अब साहब रस्सी तो कट गया, लेकिन सीओ साहब इसका छोटा सा टुकड़ा काटा। वेरी गुड। आप बोलेंगे जादूगर ये टुकड़ा आपने कहाँ छुपा दिए? साहब मैंने आपसे क्या कहा, रस्सी पे 3 फूक मारूंगा। मैंने सर 1 2 3 बोला, इसका छोटा सा बंडल बनाया। और साहब आपसे क्या कहा, मैं जेब से कुछ नहीं निकालूंगा, टुकड़ा सा मेरे जेब में से। अब फूक मार दिया तो साहब मैं पूरा प्रचार करूंगा साहब। बहुत बढ़िया साहब, मैं फोटो चाहिए आपका साहब। बहुत बढ़िया। संतोष जी एक फोटो, संतोष जी एक फोटो। सुनो सब लोग ध्यान दें। दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, अंकल आंटी, भैया भाभी, दीदी जीजा सभी सुने। इस रविवार 1 दिसंबर है जिन्हें पिछले 5 साल में टीबी हुआ हो, जो टीबी मरीजों के संपर्क में रहते हो, 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो, कुपोषित हो, धूम्रपान करते हो या मधुमेह के रोगी हो। अगर आपके आसपास के लक्षण जैसे लगातार खांसी, सीने में दर्द, वजन में कमी, जांच जरूर करवाएं। टीबी का मुफ्त और पूरा इलाज आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। याद रखें, टीबी से डरे नहीं, समय पर जांच करवाएं और टीबी करने का तुरंत इलाज शुरू। टीवी को भगाना है।
नेताओं ने कोतवाली पुलिस को खबर की कि कटरा स्थित राजपूत ढाबा के पास इको वैन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वैन में 62 पेटी अंग्रेजी शराब की, जो कि 550 लीटर बताई गई, 3 बगैर नंबर की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने तमाम मशरूका जब्त कर जांच शुरू की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश कि मां नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई शराब बिक्री नहीं होगी, न शराब का कारोबार होगा। आज हम जो शराब पकड़े हैं वो मां नर्मदा के 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा जखीरा पकड़े हैं और सिंडिकेट के द्वारा अंजनिया दुकान से यह माल लेके आया गया है। हमारे पास ड्रोन से पूरे फोटो है, वीडियो बनी हुई है कि कितने लड़के थे, कहाँ पकड़ाए हैं, और 4 गाड़ी भी हमने साथ में पकड़ा है। पुलिस जहरीली शराब भी हो सकती है और टैग, उसमें हर शीशी में टैग लगा हुआ है। आप चाहें तो अभी जैसी शराब आएगी तो आप देख सकते हैं कि उसमें टैग लगा है कि नहीं। विश्वास के साथ कि नर्मदा जी की आस्था बनी रहे कि 5 किलोमीटर के दायरे में ये ना परोसा जाए, लेकिन उनके संगठन के लोग, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह तत्कालीन जो थे, उनकी पार्टी के लोग भी उसकी अनदेखी कर रहे हैं और उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने इसको एक अभियान के रूप में लिया है और हम सब मिलकर यहाँ से हम ये जो जिस सिंडिकेट अवैध रूप से यहाँ शराब जो बेची जा रही है उसका विरोध हम कर रहे हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शराबबंदी हो। कटरा में एक भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो वहां पर इको वैन क्रमांक MP 51ZC 8756, इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी। इसके अलावा 3 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें भी वहां मौके पर थी। उक्त वाहन में एक मोबाइल भी मिला है और शराब जिसमें MD रम, विस्की, गोवा बियर, देशी प्लेन, रॉयल स्टैग, जीनियस इत्यादि शराब थी, जो लगभग 62 पेटी शराब है, जिसकी लीटर में लगभग 550 लीटर शराब होती है। ये पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। वो शराब कहाँ से आई, कहाँ ले जा रही थी, कौन इसके किसके कब्जे में वो शराब थी, उसके बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। इसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसके आगे की विवेचना की जाएगी। वो बात रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान के तहत ऑपरेशन क्लीन स्वीप, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, ऑनलाइन गिरफ्तारी के संबंध में बताया। कलेक्टर ने बताया कि जिले के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, उपचार, निःशुल्क दवाइयां वितरण करने और शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जन आरोग्यम शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन आरोग्यम शिविरों में स्वास्थ्य की जांच कराएं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाए। उन्होंने रात्रि चौपाल में बताया कि किसान भाई लोग कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन को भी अपनाएं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके और किसान संपन्न बन सके। कलेक्टर ने किसानों से उन्होंने नरवाई न जलाने की अपील की। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने स्वसहायता द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। जनपद नैनपुर के पुतर्रा ग्राम में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया।
जहां कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित हुए। कलेक्टर ने दीप जलाकर चौपाल की शुरुआत की। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि गांव की समस्याओं का गांव में ही निराकरण करने और हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा रात्रि चौपाल आयोजित की जा रही है। रात्रि चौपाल में विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा शासन की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, सामाजिक न्याय विभाग, मनरेगा योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण किया गया। राजस्व विभाग के द्वारा B1 का वाचन किया गया। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाए गए। आपके ग्राम पंचायत में, गांव में जिला प्रशासन की पूरी टीम, SP साहब, कमिश्नर साहब, IS, पूरे जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। और ये प्रशासन ने एक छोटी सी पहल की है, जिसमें हम और गांव वाले आपस में बैठ के चर्चा करें। जैसे पुराने ज़माने में नहीं, गांव की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुलझाया जाता था और कई बार आपस में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते थे, कई अच्छी बातें निकल के आती थी। तो इस तरह की बातें अब धीरे धीरे व्यस्तता के चलते सब बंद हो गई हैं। अब आप देखते होंगे जो नए बच्चे हैं सब मोबाइल में लगे रहते हैं, पुरानों को समय नहीं देते। पुराने वाले अपनी जो पुरानी बातें, जो चीज़ें आपके अनुभव की रहती थी, बच्चों को नहीं बताते, सब अपने को होशियार समझते हैं। और प्रशासन भी आए दिन बिजी रहता है। तो ले जाएंगे और शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जल्दी मिल जाए हमें जो आपकी मान लीजिए डिमांड है। तो आज हम बेसिकली आपके पास कि हम अपने गांव का आगे शासकीय किन शासकीय स्कीम का लाभ लेते हुए विकास कर सके। जैसे शासन की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे उनमें टारगेट होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आवास, ठीक है, 15 आवास, भाई जैसे यहाँ की सूची मान लीजिए 50 की है, लेकिन शासन से एक बार में 10 आवास आया, फिर 15 आवास आया, तो वो केवल शुरू के 10 लोगों को ही मिलेगा। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, अभी विभाग के अधिकारी आपको बताएंगे, कि जिनमें जितने लोग अगर उस वर्ग में हैं या उस जो चाहिए शासन को योग्यता उस पैरामीटर में है, तो वो सभी को लाभ मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेंशन है, अगर 60 साल के ऊपर वाले हैं, BPL हैं, तो सभी को मिलेगा। तो जैसे ही 60 हो गए, आवेदन दिया, करवा लिया। तो हर तरह की चीज़ें हैं। दूसरी कि आज हमारे और आपके बीच में और कोई नहीं है। सामान्यतः कई बार जनप्रतिनिधि या लोग आते हैं तो हम लोग कुछ प्रोटोकॉल में बन जाते हैं। आज आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो आपको डाउट है किसी भी शासकीय स्कीम से, वो आप पूछिए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं, वो आपको सभी जानकारी देंगे। हालांकि हमने रात्रि चौपाल रखा था, ये 5 बजे से शुरू होना था, लेकिन चूंकि रास्ता सही था और समय हमें कम लगा, तो विभाग के कुछ अधिकारी हो सकता है अभी विलम्ब से आए, लेकिन काफ़ी अधिकारी आ चुके हैं। तो हम आपको अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे। इसके अलावा ये पुलिस SP साहब ने, ये आप लोगों में से पढ़ना जानते हैं, तो उनके लिए कुछ फ्लैक्स लगवाए हुए हैं। आजकल आप लोग अखबार में सुनते होंगे, इसमें जैसे पहला वाला फ्लैक्स अभी SP साहब डिटेल में बताएंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी ना हो हमारे साथ। कई बार कुछ आता है कि भाई आपको इनाम मिल गया, ये मिल गया, और पता चला OTP आपने दे दी, नंबर दे दिया, सब खाते से गायब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी जानकारी देंगे। फिर नशे से कई चीज़ें हैं, भाई नशा करना अच्छा नहीं होता, सबको पता है। और जब हमने गांव का रैंडम चयन, तो देखिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है हम करें, लेकिन उसमें 250-300 ही लोग आए थे चेकअप कराने, बच्चों सहित। तो आबादी कितनी है यहाँ की ग्राम पंचायत? हाँ, तो 3000 के लोग में, ठीक है, मान लो 200-400 लोग बाहर होंगे, लेकिन 2000 तो होंगे गांव में। तो जब आपके यहाँ कैंप लगा था और इतने सालों बाद लगा, तो कम से कम सभी माता बहनों का तो करवाना चाहिए था हेल्थ चेकअप। नहीं भी कुछ होता,
अभी क्या है, कुछ भी कराने आपको या तो पिंडरई जाना पड़ता होगा या नैनपुर। तो जब आपके यहाँ सुविधा लगे तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और अपनी सभी शंकाओं का समाधान कराना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी आज की बैठक रखी गई है और अब हम धीरे धीरे एक एक विभाग वालों को बुलाएंगे। सबसे पहले पशु। आज जिला प्रशासन की इस चौपाल में आप सबका स्वागत है। मेरा परिचय, मैं पशुपालन विभाग से हूं और आपके इस गांव के जो क्षेत्र अधिकारी हैं श्री परस्ते जी हैं। परस्ते जी आप सामने आइए। इनको कितने लोग पहचानते हैं परस्ते जी को? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अच्छा, कभी बीमारी हो जाती है तो मदद करते हैं आके? ठीक। मैं विभाग की योजनाओं के बारे में आप किसान भाइयों से चर्चा करूंगा कि हमारे विभाग की कौन कौन सी योजना का और कैसे आप लाभ ले सकते हैं। मैं पहला जिक्र करूंगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान भाइयों, पहले सिर्फ खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, लेकिन अभी 2021 से अपन पशुओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बनने लगा है। और इस जो पुतर्रा गांव है, इसमें 4 गांव आते हैं। इन 4 गांवों को मिला करके 100 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। 50% लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। बाकी बैंकों से मेरी बात हो रही है और अतिशीघ्र हम इसका आप सबको लाभ देंगे। किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड में सर हमारा टारगेट तो जिले का 5400 रहता है, लेकिन सर पिछले साल हमने 5400 के अगेंस्ट 8700 बनाए थे सर। तो इसमें अधिक से अधिक भी हम बना सकते हैं। इसमें किसान भाइयों के ऐसी चीज है जिसमें जिनके यहाँ पशु हैं, ठीक है, तो जैसे अपना केसीसी बनता है जिससे खाद बीज उधारी पे मिलता है, फिर जब फसल आती है पैसा आता है तो पटा देते हैं और साल के अंदर करते हैं तो ब्याज नहीं लगता। नहीं तो हम साहूकार से लेते हैं और वो ऐसी उसकी ब्याज चलती है कि मूल ही नहीं खत्म होता हमारा। ठीक है, साहूकारों से कितने लोगों ने कर्ज लिया है? इसमें से कभी तो लिया होगा ना किसी ने। हाँ, तो वो फिर अनंत काल तक चलता, तो उनके चक्कर में नहीं आना चंगुल में। तो अपने को पशुओं का भी केसीसी बनवाना है और जो किसान भाई हैं उनको भी अपना केसीसी बनवाना है। तो इसमें अपन दुधारू पशुओं का बनता है किसान भाइयों, गाय में 15,000 रुपये और भैंस में 18,000 रुपया। अधिकतम हम 10 पशुओं का बनवा सकता है। एक किसान 10 पशुओं का एक साथ लाभ ले सकता है। 15,000 रुपये गाय में, दुधारू गाय में, और 15,000 रुपया, 18,000 रुपया भैंस में। तो इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड का आप अधिक से अधिक लाभ लें। सबसे अच्छी बात मैं आप सबको बता दूंगा, पहले सर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान को बैंक जाना पड़ता था। अभी फिलहाल आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं लगाना है। हर शुक्रवार को सर हमारे ऑफिस में खुद सभी बैंक ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर बच्चे का जरूर बनाए। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास के तहत हम लोग संबल का भी योजना, जो संबल योजना है श्रम डिपार्टमेंट की, उसको भी संचालित करते हैं। एसडीएम साहब, राजस्व विभाग और राजस्व के साथ साथ 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पहले भी 2 अभियान चले थे। राजस्व अभियान पॉइंट 1 फिर 2 ये 3। तो इसमें हम लोग नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम, पीएम किसान ई-केवाईसी और आदि काम करते हैं। मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि हम अभी आपकी पंचायत है पुतर्रा, इसमें 4 गांव आते हैं। इसमें मात्र 6 खसरा नंबर ऐसे हैं जो नक्शे से लिंक नहीं है, नहीं तो अन्यथा सारे खसरा नंबर नक्शे से, नक्शा तरमीम 100% है। हमारा पटवारी है सर श्रीवास, नक्शा तरमीम यहाँ की बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, ड्रोन सर्वे से जो काम चल रहा है स्वामित्व में, उसमें भी यहाँ का ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो गया है। स्वामित्व के तहत आप लोगों के जो आबादी में, जो नैनपुर तहसील में 130 गांवों का स्वामित्व का काम पूरा हो गया है। 159 गांवों का काम में ग्राम में ड्रोन का जो सर्वे है वो हो गया है कंप्लीट। और राजस्व विभाग में इसी प्रकार से और भी जो कभी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं आरबीसी के तहत, जैसे किसी की पानी में डूबने से मृत्यु होती है, सांप के काटने से मृत्यु होती है, कभी किसी के मकान में अग्नि से क्षति होती है,
उसके तहत हम लोग आप लोगों को सहायता, शासन की जो योजनाएं हैं उसके तहत आप लोगों को सहायता पहुंचवाते हैं। ये हमारे तहसीलदार साहब हैं श्री नागौर से, अभी नए आए हैं। ये पटवारी हैं श्रीवास जी, मेरे यहाँ बैठते हैं ये मंगलवार और गुरुवार को। काम ठीक है पटवारी साहब का? आप लोग बताइए काम। पटवारी जी आते हैं? पैसे से तो नहीं मांगते ना काम के लिए? ठीक सर, इनका नक्शा तरमीम 100% है सर। ये चारों गाँव में हो गया सर। और BLO कौन है? हाँ, आप इधर आइए। क्या नाम? आमचे में जोड़ते हैं नाम। हाँ, ये BLO खड़े हैं मेरे साथ में। अभी इलेक्शन के जो निर्वाचन नामावली होती है वो जोड़ने काटने का काम यही करते हैं। आप लोग इनको पहचानते होंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद केरा जी हैं ये। तो इसके लिए किसी को यदि नया नाम जोड़ना हो, कोई 18 साल का हुआ हो तो फॉर्म 6 भराते हैं, आप ही देते हैं उनसे फॉर्म भराते भी हैं। और कोई नाम काटना हो किसी का कुछ किन्हीं कारणों से तो फॉर्म 7 का आवेदन भर के जो कार्रवाई करते हैं वो यहीं से प्रारंभ होती है। और फॉर्म 8 में जो संशोधन होता है वो भी यहीं से होगा, के लिए आप लोगों के इनके BLO के माध्यम से ही होगा। इस प्रकार से इलेक्शन का काम भी BLO के माध्यम से तहसीलदार साहब और हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से तो संतोषदायक ही है, क्योंकि हमारे स्तर तक भी चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में ही आती है। आप लोगों को कैसा लगा काम? अभी बढ़िया लग रहा है? कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद तो नहीं हो रहे हैं? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ इकट्ठे हो गए। नहीं तो क्या होता था कि कोई भी शिकायत हो, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायत हो, सीधे बस एक ही जगह जाना है थाने, सीधे एक ही जगह जाना है चौकी। तो अच्छी चीज़ ये है कि सभी डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ वाले अपनी स्कीम्स बता रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम आप उनसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। ज़मीनी संबंधी शिकायतें आप रेवेन्यू से डिस्कस कर सकते हो। और लड़ाई झगड़े जहां कानून का, विधि का उल्लंघन हो रहा है, उसकी शिकायतें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा है कि सारे डिपार्टमेंट है, एक ही छत के नीचे हैं, 2 मुखिया भी हमारे सामने मौजूद हैं और हम सारा डिपार्टमेंट आपके साथ है, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जिससे आप खुल के अपनी समस्याएं हम सबके सामने रख सकते हो। यहाँ पे कुछ पिंडराई पुलिस का काम अच्छा है और उसमें अच्छा करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में अगर कोई आंदोलन भी हो रहा है या कोई भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, कोई उपद्रव होने भी जा रहा है, तो वो समय से पहले रुक जाता है। फोन पे, पेटीएम, मोबाइल का यूज कितने लोग करते हो? आप सभी अपना हाथ उठाएं। बस 4 लोग, अभी 4 लोग निकलेंगे जो यूज नहीं करते। सभी लोग फोन का यूज करते हैं, अपना हाथ उठाइए ना। महिलाएं फोन का इस्तेमाल नहीं करती, घर में सब करते हैं ना। हमारी मैडम भी महिला अधिकारी हैं तो ज्यादा बेहतर तक समझ पाएगी। साथ में हमने सब नंबरों की एक लिस्ट लगाई है यहाँ पर, आप उसका फोटो खींच के लेके जाना और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल देना। SP से लेके SDOP, एडिशनल SP, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी तक के नंबर इसमें उल्लेखित हैं। ये सभी नंबर उठते हैं, ये चेक करने के बाद ही हमने इसमें दिया है। तो इस कोई महिला या कोई बालिका बताना चाहेगी कि उनके साथ कभी कोई किसी ने अभद्र व्यवहार हो, यही अपेक्षित भी था। अब एक जो मुख्य बिंदु है जिस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, आजकल अपराध की जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब आमने सामने पैसा छीनने झपटने वाली चीजें छूट के यहाँ से आपका मोबाइल जो है ये दुनिया की एक खिड़की है। आपका जो कैमरा है इससे आपको दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है। जैसे आप फोन में कुछ भी देख सकते हो, ऐसे ही वो भी आपको देख रहा है। तो हमको क्या क्या करना है और अगर कुछ हमारे साथ अपराध घटित हो जाए तो क्या हमको करना है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ युवाओं के लिए ही है। जैसे कि क्या होता है कि आपके पास व्हाट्सएप होगा या आपके घर में किसी के पास व्हाट्सएप होगा। अब सरकार की इतनी हजारों सैकड़ों स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो जो फ्रॉड करने वाला है, जो धोखाधड़ी करने वाला है, वो ऐसे एक लिस्ट डाल देगा व्हाट्सएप पे कि प्रधानमंत्री आवास योजना उतर रहा। तो आपको लगेगा कि क्या पता मेरा नाम उस लिस्ट में हो, तो आप उस लिस्ट को क्लिक कर दोगे तो आपका फोन हैक हो सकता है।
तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आपको लगे कि हमारा केसीसी का कार्ड हमने अप्लाई किया था तरीके से, फ्रॉड का एक तरीका नहीं होता है। जिसको धोखाधड़ी देनी होती है, जिसको नटवरलाल बनना है, वो तो हर बार कोई सरकार की नई स्कीम। साथ ही नल जल योजना अंतर्गत 2800 मीटर पाइपलाइन लेइंग किया गया है। साथ ही उसमें विद्युत कनेक्शन का कार्य और आपकी ग्राम पंचायत में 3 हैंडपंप हैं जो चालू हैं। इसके साथ ही इसमें नलकूप खनन एक और किया गया जो नल जल योजनाओं को चालू करने के लिए है। तो ऐसे आपके यहाँ नल जल योजना वर्तमान में संचालित है, लेकिन हमारा आप लोगों से एक ही आग्रह निवेदन है, यह योजना आपकी अपनी योजना है। सरकार ने चूँकि बनाकर आपको हस्तांतरण की है, तो इसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो कृपया कर जो भी संचालन संधारण के लिए जो हमें पंचायत को राशि देनी पड़ती है, वो आप लोगों को सहयोग प्रदान करना चाहिए, ताकि आपकी योजना वर्तमान में किसी प्रकार से कोई टूट फूट, लीकेज या कोई भी जलना फिरना या ट्रांसफार्मर या मोटर पंप जब जल जाता है, तो इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं से राशि हमको एकत्रित करनी पड़ती है। क्योंकि पंचायत के पास भी ऐसा कोई फंड रहता नहीं है कि संचालन संधारण हम कैसे करें, तो वो प्रति व्यक्ति मान से यदि हम उस ग्राम पंचायत में पैसा जमा करते हैं, तो वह पैसा आपकी ग्राम पंचायत में चलने वाली नल जल योजनाओं को संचालन संधारण के रूप में कार्य में लिया जाता है। क्योंकि आप लोग यदि इस प्रकार की सहयोग राशि जमा करते हैं, तो आने वाले समय के लिए भी किसी प्रकार से नल जल योजना बंद ना हो और सुचारू रूप से चलती रहे, यही अपेक्षा है विभाग की आप। मनोज भास्कर, कार्यपालन यंत्री। नंबर है मेरा 8770069172 8770069172। भाई सामान्य बिजली मान लो अपना बिल आ रहा है 200-500 रुपए, अचानक से ज़्यादा आ गया, तो अगर ऐसे किसी के इस महीने के बिजली के बिल हैं, ठीक है, तो नहीं वहाँ पे जाओ अभी, वो एक काका ये आ गए, तो जिन किसान भाइयों के भी बिजली के बिल बढ़े हैं, ये बिजली का काउंटर है यहाँ पे, अभी जाइए आप सुधरवाइए तत्काल इनका, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है, जिनका भी बिजली का बिल है, अगर नहीं भी आए हैं तो फ़ोन करके बुला लीजिए, तो वो हाथों हाथ अभी सुधर जाएगा, ठीक है। सुबह से कैंप हमने इसलिए लगाया था कि जिस इस तरह का भी बिल आता है तो वो भी करा लें। और सोलर जो एनर्जी योजना है, उसका फ़ायदा ये है कि मान लो 1 किलोवाट 110 यूनिट वाला लग गया और अपनी महीने की यूनिट खर्चा होती है 150, तो 150 का बिल मान लो आ रहा है 6 रुपये के हिसाब से 15 छक्का 90, 900 रुपये, तो उसमें से 110 यूनिट खत्म हो जाएगी, तो जो अपने पास बिल आएगा वो केवल 20 यूनिट का आएगा, ठीक है। तो 20 का मान लो है तो 2 छक्का 12, लगभग 120-30 रुपये। तो धीरे धीरे, अच्छा ये 5 साल तक इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, केवल सूरज की रोशनी चाहिए, तो बरसात भर छोड़ दो, बरसात में जब काले घने बादल रहते हैं, बाकी 9-10 महीने बढ़िया आराम से आपका सोलर पैनल चलेगा, तो फ्री की सूरज की रोशनी, उससे बढ़िया बिजली बन जाएगी। तो जो थोड़े से समृद्ध किसान हैं वो 1-2 प्रयास करके देखें, समय पे दे देता है अम्मा, परेशान तो नहीं करता ना? नहीं, काम तो इनका अच्छा है सर, सिर्फ इतना ही है कि जो जिंदा आदमी है वो नहीं के बराबर की, दोबारा उनको जो घर में 4 लोग हैं तो 3 को मिलता है। एक का नाम जुड़ा नहीं है, हाँ, वो सचिव महोदय के यहाँ करके और वो आधार वाले हमने करवा दिया, आज जुड़ गया ना, ठीक है। 2 आवेदन आज आए हैं, और भी अगर किसी किसान भाई के या किसी परिवार के हैं जिनमें आप तत्काल जोड़ सकते कभी भी उसमें, ठीक है, 1 घंटा बैठेंगे, तब तक जुड़वा लीजिए। वो 74 है और प्राथमिक परिवार की जो संख्या 494 है। टोटल जो है यहाँ 568 पात्र परिवार हैं जिनको हम खाद्यान्न देते हैं। प्राथमिक परिवार के परिवारों को प्रति सदस्य 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल प्रति माह मिलता है। इसी तरीके से अंत्योदय के परिवार को 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल प्रति माह मिलता है, 35 किलो टोटल मिलता है। विकासखंड नैनपुर लगता है ये पुतर्रा ग्राम पंचायत का, वहाँ पर रेखा संयाम परियोजनाधिकारी के रूप में पदस्थ हैं और ये हमारी गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुतर्रा। तो ये केंद्र खोलती वगैरह आती है केंद्र पे, सभी लोग बताएं, हाथ उठाएं, कौन कौन मानते केंद्र खोलती है टाइम से? ठीक। इस ग्राम पंचायत में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर हम बच्चों का, गर्भवती और धात्री मतलब जो बच्चों गोद में हैं दूध पिलाती हैं, उन माताओं का हम पोषण और वजन देख रेख करते हैं।
साथ ही यहाँ पर हम अपने विभाग से 2 प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देते हैं। एक देते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना में हम प्रथम बालिका को बिना परिवार नियोजन की शर्त के लाभ दे देते हैं, पर द्वितीय बालिका में परिवार नियोजन 1 वर्ष के अंदर कराना अनिवार्य है, तभी योजना का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हम 2 बालिकाओं पर परिवार नियोजन के साथ लाडली लक्ष्मी का दोनों बालिकाओं को लाभ देते हैं। इसी तरह एक और योजना चलती है जो गर्भवती माताओं से संबंधित है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके तहत प्रथम गर्भधारण करने वाली महिला, जिसको गांव की भाषा में प्रथम पारा बोलते हैं, उन महिलाओं को 2 किस्तों में 3,000 और 2,000 की में 5,000 रुपये देते हैं। इसमें केवल उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलता जो इनकम टैक्स देती हैं। इस गांव में ऐसी कोई महिला नहीं होगी, क्योंकि हम इस गांव में अभी तक 131 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ दे चुके हैं। इस योजना में अभी एक और संशोधन हुआ है। द्वितीय पारे में जो भी महिला बच्ची को जन्म देती है उसे एक मुश्त 6,000 रुपये का लाभ मिलता है। पहले केवल एक पारे पे लाभ मिलता था, अब लेकिन इसी योजना को पिछले साल से द्वितीय पारे में भी यदि बालिका जन्म होता है, क्लियर है कि अगर द्वितीय पारे में बालिका जन्म हुआ है तो उसे परिवार नियोजन के साथ लाडली लक्ष्मी मिलेगा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 6,000 का एक साथ का लाभ मिलेगा। इस तरह ये हमारी 2 योजनाएं हैं जो हम यहाँ से संचालित करते हैं। साथ ही मैं जिले में सामाजिक न्याय का काम देखता हूँ, जो विभिन्न प्रकार की 12 प्रकार की पेंशन देते हैं। पुतर्रा ग्राम पंचायत में अभी तक हम 167 व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर रहे हैं। जिले में सामाजिक न्याय का काम मैं देखता हूँ, विकास खंड में सतीश बेगा जी इसका काम देखते हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, आपके जो सचिव हैं वो इसका काम देखते हैं। सचिव जी आ जाइए। यहाँ पर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा राष्ट्रीय निःशक्त भाइयों, आज के इस चौपाल कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से आपके सामने मुखातिब हो रहे। हम कृषि विभाग के अभी तक जो विभाग आपने सुने वो संबद्ध विभाग हैं, मतलब साइड इनकम देने वाले। कृषि विभाग मुख्य है जो सबसे ज़्यादा एरिया में आपको उत्पादन दे के ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर देता है और आप करते भी हैं। मान लो आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है तो 3 एकड़ ज़मीन में आप फल सब्जी या जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा एकड़ में करेंगे, लेकिन 2.5 एकड़ में तो खेती करेंगे ना, फील्ड क्रॉप लगाते हैं। तो मैं आपको मेरा नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम R.D. जाटव है। मैं सहायक संचालक कृषि के पद पर मंडला में पदस्थ हूँ। इस क्षेत्र के लिए जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनका नाम S.K. गढ़ेवाल है आपके सामने। आप कितने लोग इनको जानते हैं? पहले कभी आए होंगे? अपने विभाग की इन्होंने कुछ योजनाओं का लाभ आपको कभी दिया होगा, है क्या? चलो, क्यों? ठीक है, आप मैंने सुन लिया, ठीक है, सुनवाई यहाँ पे होगी, ठीक है। सचिव जी RS और सरपंच वगैरह सब बैठेंगे, तो आप ग्राम पंचायत पे 10 बजे से लेके 1 बजे तक रहेंगे। तो कृषि विभाग से जो भी आपको समझना है पूरी स्कीम के पैम्फलेट लेके आइएगा। में और अभी में लाभ दिया था, यदि आप सुनना चाहें तो नाम बता दें, नाम पढ़ के बता दें। जिनको 9,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से चने का प्रदर्शन इन्होंने दिया था। इसमें पहला नाम है पुतर्रा के सुखदेव, भंगीलाल, नीचल, हेमनारायण। है क्या इनमें कोई? आप जानते हैं? इसके अलावा हैं राजेश कुमार, राकेश पांडे, राम भरोसे, जुगल किशोर, परसोत्तम, प्यारी बाई, भजंती बाई और ब्रजेश। कोई है क्या? इनको चने का प्रदर्शन दिया था जिसमें 9,000 रुपया पर हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। अभी मैं इन योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके क्षेत्र में खेती किसानी के विकास के लिए अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी योजना है हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। खेती करने के लिए हर एक किसान को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्नत तरीके से खेती करने के लिए, उन सभी चीज़ों पे शासन द्वारा कुछ ना कुछ अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब आप ये क्लियर समझें, अनु यानी छोटा, दान, ठीक है। मान लो कोई चीज़ 1,000 की है तो हो सकता है कि उसमें आपको 300 रुपये का छूट मिल जाए,
500 की मिल जाए, पूरा का पूरा बहुत कम है अब। ठीक है, तो जैसे बीज है, तो बीज में अब ये बृहत योजना चल रही है कि प्रदर्शन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खरीफ और रबी दोनों सीजन में अनाज और दलहन तिलहन तीनों चीज़ें मुख्य है ना। अनाज वाली फसलों में 2.5 एकड़ तक के प्रदर्शन आपको दे रहे हैं, उसमें धान शामिल है और रबी सीजन में चना। गेहूं पर योजना नहीं है, लेकिन गेहूं पर एक योजना है, वो है बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना में 4800 रुपये का 1 हेक्टेयर का अनुदान है, 1 हेक्टेयर का प्रावधान है, लेकिन उसमें आपको 1600 रुपये की छूट है केवल। पिछले सालों में 50% था, अब ये लगभग 30-35% रह गया है। तो जिनको उन्नत किस्म के बीज बनाना है उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इसमें हम केवल 1 एकड़ तक का बीज आपको उपलब्ध कराते हैं। अभी 303 क्या वैरायटी कौन सी है वो, JW 303, ये अच्छी पैदावार देने वाली किस्म का गेहूँ है, लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक आता है। तो इसका बीज बनाने के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पाइपलाइन 30 पाइप खरीदने पर आपको 15,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। ठीक है, अब यदि किसी को स्प्रिंकलर लगाने, मान लो पानी कम है और ज़्यादा एरिया में सिंचाई करना है, तो फुहारा वाली पद्धति देखें स्प्रिंकलर, उस पर भी आपको 17,000 रुपये पर हेक्टेयर का यूनिट है, उस पर अनुदान मिलता है। तो सिंचाई का साधन बन गया। बीज पे भी अनुदान व्यवस्था हो गई। अब शुरू साल में बिल्कुल लागत नहीं है, तो 2.5 एकड़ के प्रदर्शन का अनुदान आपको मिल ही रहा है, जिसमें अधिकतम 6,000 रुपये बीज कृषि विभाग स्वयं उपलब्ध कराता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें, बीज उपचार दवाई है, कीड़ा लग गया तो कीटनाशक दवाई है, कुछ जैविक खाद, हम रासायनिक खाद के लिए अनुदान नहीं देते। ठीक है, ये जो सोसाइटी में आप लोग लेते हो ना, उस पर अनुदान नहीं है, आप निजी तरीके से खरीदने और उपयोग करें। केवल जैविक खाद, जहर मुक्त खेती के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है ना, तो ये लाभ ले सकते हैं। अब और क्या चाहिए, अब थोड़ी सी बड़ी योजना में आपको क्या चाहिए, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, प्लाऊ। ठीक है ना, तो इसके लिए भी कृषि अभियांत्रिकी विभाग से हर एक आइटम पे 30 से 50% तक की छूट है, जो बाजार की कीमत है उस पर आपको इतना लाभ मिल जाएगा। एक नई और बात आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश जो कटाई होती है गेहूं की और धान की, वो हार्वेस्टर से होती है कि नहीं आपके यहाँ? उतर्रा में भले ये हम पैरा देख रहे हैं, लोगों ने हाथ से कटवाया होगा, अच्छी बात है, इससे जानवरों को चारा भी मिल जाता है। लेकिन जो लंबे खेत हैं, बड़े बड़े किसान हैं, वो हार्वेस्टर से कटवाते हैं और पूरी जो नरवाई रहती है वो खेत में है ना छूट जाती है, उसमें अगले सीजन की खेती करने की लोग आग लगा रहे हैं। ये दंडनीय अपराध हो गया है। आग लगाने से बहुत नुकसान है। एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो जीव जंतु होते हैं, किसान के जो मित्र होते हैं, केंचुआ, अपन रात में सो जाते हैं, लेकिन केंचुआ दिन रात अपनी अनउपजाऊ मिट्टी को खाता है और उपजाऊ बना के निकालता है, सुरंग में बनाता है। सुरंग बनाने से क्या होता है, बरसात का पानी ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में थमेगा, सोख लेगी ज़मीन। ठीक है, तो नमी बनी रहेगी, है ना। और जो खाद आप डालते हैं खेती करने के लिए, चाहे वो रासायनिक हो, यूरिया, DAP, जो भी हो, इसको घुलित अवस्था में बदलने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत बड़ा महत्व है। यदि ये नहीं होंगे तो खाद फसल ले नहीं पाएगी। पौधे की जो जड़ है ना, उसको उपलब्ध रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे तो फसल ले नहीं पाएगी। आपने मान लो 100 रुपये का खाद डाला, आपकी फसल 40 रुपये का ले पाएगी, बाकी 60 रुपये का नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? एक तो ये है कि पौधे की जड़ गहराई रहती है मुश्किल से 5 इंच 6 इंच, गेहूँ की जड़ इतनी जाती ना, धान की भी इतनी जाती। अब आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल दी, पानी भी देते हो, सिंचाई होगी, पानी में वो खाद घुलेगी तो 5 इंच की गहराई से नीचे यदि आपका खाद घुल के चला गया, पौधा खींच नहीं सकता, पंप तो लगा नहीं, खींच लेगा, वो नुकसान हुआ ना।
धूप निकलती। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम नितिन तिकाम है। मैं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर मंडला में पदस्थ हूँ और सहकारिता के माध्यम से हमारे जो आप लोग को जो सेवाएं देते हैं उसके लिए हमारे जो समिति प्रबंधक हैं कुलदीप जी, इनसे शायद आप सभी लोग परिचित होंगे। परिचित हैं इनसे? बताइए एक बार, सब पीछे आप लोग ही बताइए। हाँ, तो विभाग वालों ने अपनी योजना बताई, हाँ, तो सारी योजनाओं का आप लोग कर्मठ लोग हो, आप लोग मेहनती लोग हो, आप सब पालन कर सकते हो, अच्छे से उनका फॉलो भी कर सकते हो, अच्छे से उनका उपयोग भी कर सकते हो। पर इन सबकी योजनाओं के लिए लाभ लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती, सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या रहती है हमें, वो है पैसा। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कुछ काम ही के नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास आने जाने को पैसा नहीं है, कृषि कार्य के लिए बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मत्स्य का कोई काम कर रहा है तो उसके लिए पैसा नहीं है, पशुपालन के लिए पशु खरीदना है तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो पैसे की ज़रूरत पूरी करता है हमारा सहकारिता विभाग। और शासन प्रशासन की भी मंशा है कि जो किसान भाई हैं वो शासन के पैसे से ही अपना खेती का काम करें। खेती का काम हमसे, हमारे सहकारी समितियों से आप 0% मतलब 0% की ब्याज की दर से आप पैसा लें और अपना खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी करने के बाद जो अभी जो उपार्जन का काम चल रहा है, उपार्जन में अपनी उपज बेचें और लिंकिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक आपकी राशि वहाँ से कट जाएगी और शेष राशि आपको मिल जाएगी। तो आपका काम भी हो गया और सरकार का कर्जा भी उतर गया। तो इन सब ये सारी चीज़ की करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो आप लोग तमाम लोग किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवाए होंगे। हमारे यहाँ सर ग्राम पंचायत में 700 के लगभग केसीसी जारी हैं यहाँ पर। तो हम इन केसीसी के माध्यम से हम आपको 0% के ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो ऋण है ये आपको साल में एक बार नहीं दिया जाएगा। ये आप चाहे तो हर 2-3 महीने में ले लें। जैसे आप इस बार ले लिए, इस बार आपने लिए 10,000, 2 महीने में आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, 10,000 आप समिति में जाके पटा दो। फिर आप दूसरे दिन फिर 10,000 ले लो, 10,000 से फिर बढ़ जाएगी, वहाँ फिर आपकी साख भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसको किसान साख पत्र भी बोलते हैं। तो वहाँ आपकी साख बढ़ गई, आपकी लिमिट बढ़ गई, आपकी क्रेडिट बढ़ गई, है ना। तो आप समय पर लीजिए, समय पर पटाइए। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से किसान भाई हमारे वो किसान जो लोन होता है वो पटा नहीं पाते, जिसके कारण वो कालातीत हो जाते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, डिफाल्टर हो गया। तो डिफाल्टर मत होइए। अगर डिफाल्टर हो गए तो आपको और अतिरिक्त दंड ब्याज लग जाएगा। दंड ब्याज की स्थिति में फिर आपको जो हमारे समिति और सुशासन की योजनाओं का लाभ है वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि आप हमसे समय पर हमसे पैसा लें, समय पर अपना ऋण चुकाएं और समय पर अपना खेती का काम भी करते रहें। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये योजना ऐसी है जो सतत चलने वाली है। आप आज हमसे ले लें 10,000, अगले महीने पटा दें आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद, फिर आप तीसरे महीने फिर हमसे 15,000 ले लें, तो आप अपने साथ हमारी ये ऋण भी पटाते रहोगे तो हमारे यहाँ से आपकी क्रेडिट भी बढ़ती रहेगी। तो ये इस प्रकार की सुविधा हम सहकारिता विभाग के माध्यम से देते हैं। साथ ही आप लोग अब देखे होंगे, आप लोगों की जो समितियां हैं वो समितियों के नाम भी बदल गए हैं। अब आपकी समिति बहुउद्देशीय सहकारी समिति हो गई है। बहुउद्देशीय सहकारी समिति से तात्पर्य अब आपकी जो सहकारी समिति है आपके लाभ के लिए अनेक काम कर सकती है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग की समिति, सहकारी समिति आप लोग अपने लिए जन औषधि केंद्र का काम करवा सकते हो। आप अपने लैम्प समिति में खाद बीज वितरण का काम भी करा सकते हो। तो ये बहुउद्देशीय अब परिवर्तन कर दिया गया है। यदि आप लोग चाहें कि आपकी अपनी लैम्प्स या बीपैक समिति में कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हो तो आप स्वतंत्र रूप से वहाँ से करवा सकते हैं। समिति प्रबंधक से मिलकर आप ये काम करवा सकते हैं। अलग अलग के बजाय एक ही ट्रैक्टर ट्राली में सब लोग ला दीजिए, ठीक है। और कल इस गांव का स्पेशली देखेंगे जी, ठीक है। और बाकी साथियों से अनुरोध ये रहेगा कि जब ऑफ सीजन होता है, मतलब 2 चीजें होती है भाई, खाद हमें किसी भी उस सीजन में 3 बार लगती है। एक बार जब खेत तैयार करते हैं, एक बार जब फसल छोटी छोटी स्टार्टिंग होती है, और एक बार थोड़ी खड़ी फसल में डालते हैं, फिर पक जाता है कटाई करते हैं। मोटा मोटी फसल के चक्र यही रहता है ना। तो जब आप खेत तैयार करते हो, जो फसल कटाई और फसल तैयार करने के बीच का समय है, तो आप लोग लास्ट में एकदम आते हो जब अब बोना है। उस समय क्या होता है कि पूरे संभाग में एक साथ डिमांड बढ़ती है, मतलब खाद ऐसे डिमांड बढ़ेगी और 15 दिन बाद फिर डिमांड खत्म हो जाएगी। तो जो बीच का समय है हमारे पास सेंट्रल लॉक में रहता है खाद, ठीक है। जैसे हम साल भर इकट्ठा करते रहते हैं,
और इस समय हम उसके अलावा खरीदी केंद्र के अलावा अपने जो सहकारी है नगद भी 4-5 पूरे जिले में सेंटर बनाते हैं। तो उस समय अनुरोध ये रहेगा आपसे कि जो आपका खाली वाला समय है उसमें एडवांस खरीदी कर ले, क्योंकि आप समिति के सदस्य रहेंगे ही, तो 2-2 बोरी कम से कम अपने पास रख ले। तो जैसे ये है कि चलो घर में 2 बोरी है, बाकी सीजन में आप लेते रहिए, बट 2 रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि फसल का हमारा तैयारी प्रभावित होगी। ठीक है, तो अब ये फसल चक्र तो लगभग हो गया। ठीक है, अब जब अगला फसल चक्र आएगा तो जो बीच का समय रहता है ना, जब खाली जब फसल नहीं बोई जाती, न काटी जाती है, लास्ट के 15 दिन पके रहते हैं, तो उस समय भी आइए, हमारे पास खाद रहता है। ठीक है, और कल यहाँ के लिए आप जितने भी ट्रैक्टर ट्राली एक बार आप रुक के जाइएगा, तब तक आप नोट कर लीजिएगा। सचिव साहब, सचिव कहाँ है? प्रिया पटवारी साहब, तो आप कौन कौन किसान कितना लेने जाएंगे, यूरिया चाहिए कि क्या चाहिए, तो वो सूची बना के रख लो और इनसे कोऑर्डिनेट करके कल आप मंगवा लो। तो आपका प्रक्रिया। मैं इमरान खान हूँ, मैं कार्यपालन यंत्री हूँ मंडला में MPB की तरफ से, और हमारे साथ यहाँ के नैनपुर के सहायक अभियंता पल्लव स्वर्णकार जी और लाइन स्टाफ सुशील श्रीवास्तव जी है। ये पिंडरई मुख्यालय देखते हैं लाइन स्टाफ। विद्युत विभाग की योजनाओं के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। पहली जो योजना चल रही है हमारे यहाँ, वो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, ग्राम ग्राम घर घर। एक घर में हम 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। आप सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं मछली पालन विभाग से LS सयाम, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, जिला अधिकारी हूँ, और मेरे विकासखंड के विकासखंड स्तरीय अधिकारी श्री PR वैद, मत्स्य निरीक्षक, इनको 2 विकासखंड का प्रभार है, मवई और नैनपुर। आ जाएगा पास। देखिए, खेती के साथ में मछली पालन का एक व्यवसाय, जिससे हम जो है मछली पालन करके अपने आमदनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे योजनाएं संचालित हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसान भाइयों के लिए अच्छी अनुदान वाली स्कीम है, ये अच्छी लाभ देने वाली स्कीम है। जो इसमें मछली पालन का काम करेगा, जैसे कोई मछली पालन का काम कर रहा है, उसमें वर्ष भर पानी रहता है, मान लीजिए 1 मीटर पानी उसमें रहता है किसी भी तालाब में, 100 मीटर बाई 50 मीटर या 50 मीटर बाई 20 मीटर से ऊपर का जो भी तालाब है, उनमें सब में पानी अगर आपके पास व्यवस्था है, आप उसमें मछली पालन का काम करते हैं, तो ये आप मान के चलें कि आपको जब कभी भी मछली पालन आप करते हैं, तो जब कभी भी आपको राशि की आवश्यकता पड़ती है, आज हमें मान लीजिए अचानक 200-400 रुपए की राशि की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से मत्स्याकेट करके विक्रय करके हमको 200-400 रुपए तुरंत हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें जो है इसे इस तरह उपयोग करना चाहिए कि मछली पालन भी हो, और उसकी जो पानी अगर अपना एक्स्ट्रा बचता है उसको हम खेतों में भी उसको हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो एक योजना है स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण की। स्वयं के भूमि में किसानों के तालाब निर्माण के लिए, मछली पालन करने के लिए स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण आप करा सकते हैं। उसमें 0.1 हेक्टेयर मतलब 20 मीटर बाई 50 मीटर का एक छोटा तालाब से लेकर के 2 हेक्टेयर तक का तालाब आप निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए पर हेक्टेयर आपको 7 लाख रुपए का ये नाम से 7 लाख रुपए में इसमें आदिवासी, ST/SC और अपने महिलाओं के लिए, महिला चाहे किसी भी वर्ग की होगी तो उसे 60% अनुदान राशि मिलेगा तालाब निर्माण के लिए, और यदि सामान्य वर्ग का हितग्राही होगा तो उसे 40% का अनुदान राशि मिलेगा।
तो इसमें 0.1 हेक्टेयर से लेकर के आप किसी भी साइज का जो है तालाब बना सकते हैं, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। यदि आप 2 हेक्टेयर का तालाब बनवाते हैं तो उसमें 14 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट बनेगा। और फिर जब उसमें तालाब बन जाता है, कोई भी तालाब हो, छोटा तालाब आपने बनाया और उसके बाद उसमें पानी आ गया, पानी भर जाने के बाद उसमें मछली पालन के लिए, बीज के लिए, उसके खाद के लिए, नाव के लिए, जाल के लिए आदि के लिए जो है 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर फिर से उसमें जो है उसके कॉस्ट के अनुसार जो वो 1 हेक्टेयर में 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 40% सामान्य वर्ग के हितग्राही को और 60% जो है ST SC और महिला वर्ग की किसी भी वर्ग की हितग्राही होगी उसको 60% अनुदान राशि मिलेगा। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। जिस प्रकार उनके पास जो है जिस प्रकार की खेती हो, छोटी खेती हो तो छोटी जगह में बना सकते हैं, बड़ी खेती हो तो बड़ी जगह में बना सकते हैं। बशर्ते तो मछली फिर 3-3 महीने के लिए फुर्सत, बस मशीन ऑटोमेटिक आती है, वो पानी भी देगी, बस केवल दाना डालना रहेगा। ठीक है, तो पशु से थोड़ा सा कम मेहनत वाला मत्स्य है। अब उससे भी कम मेहनत वाला उद्यानिकी आ गया है। उद्यानिकी क्या है भाई, खेती तो कर रहे हैं, जो मेड़ और ये सब चीज़ें रहती हैं कुछ उसमें भी फसल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पपीते की खेती कर दी, फूलों की खेती कर दी, भाई बगल में मंदिर है, पिंडरई पास में है, भाई डेली पूजा पाठ के लिए नर्मदा मैया किनारे है, मंदिर है, तो वहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक साइड इनकम का जरिया हो सकता है। सिंह मरावी, सहायक संचालक उद्यान मंडला और विकासखंड नैनपुर में जमगांव नर्सरी में कार्यरत हैं DS वरकड़े और उमेश भोपचे हैं। ये उद्यान विभाग में बीच बीच में यहाँ आते रहे हैं और जो हमारे मुख्य योजना एक अभी चली हुई है PMFME, उस योजना के अंतर्गत में यहाँ 5 किसान पंजीकृत हुए हैं और कुछ संचालित होने के कागार पे हैं। ये तो उनसे संपर्क करिए। ये योजना 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसमें जो है आटा चक्की है, राइस मिल है और पापड़ चिप्स जो भी आप मतलब कर सकते हैं। वरकड़ी जी और उमेश जी से संपर्क करके आप जो है योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जो है आपको आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। ये दस्तावेज लेकर आपको जो है मंडला जाना है। बैगा बैगिन जो चौक है वहीं पे सहायक संचालक उद्यान कार्यालय है। वहाँ पे हमारा अलग से एक DRP है जो इसके लिए कार्य करता है। तो वहाँ आइए इनके साथ में और उसका लाभ लीजिए। ये 1 साल के लिए बढ़ा है, इसके बाद योजना बंद हो जाएगा। और अधिक उम्र वाले नहीं होना चाहिए। ये जो है कम उम्र के हों, क्योंकि ये बैंक लोन सैंक्शन करता है, उसमें अधिक उम्र वालों को ये बैंक जो है लोन नहीं देता। इसलिए आप मन बनाइए और उद्योग धंधे करिए। खाद्य पदार्थ जो हमारे उद्यान के उत्पाद हैं उसी से आपको कार्यक्रम करना है इसमें। और दूसरी योजना है हमारे मतलब उद्यानिकी के जो फल पौध, सब्जी, मसाला, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना है। उसके लिए भी वरकड़ी जी है और भोपची जी हैं, तो इनके माध्यम से आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि जो आधार है और बैंक, आधार में क्या होता है कभी कभी कि आधार गलत रहता है और बैंक में नाम गलत रहता है। इस कारण जो है हम अगर DBT करना चाहते हैं, किसानों को अगर योजना का लाभ देना चाहते हैं तो फेल हो जाता है। आपको जो है एक जैसे करना है। और ज़मीन का हमारे यहाँ जो है खसरा लगता है, आधार कार्ड लगता है और पासपोर्ट साइज का फोटो और ये जो मोबाइल है, तो मोबाइल जो है मोबाइल नंबर आपके आधार से मतलब लिंक होना चाहिए ताकि OTP आने में कोई दिक्कत ना हो। वरकड़े और उमेश जी से आप संपर्क बनाए रखें और योजना का लाभ लेते रहें।